Subject code 203 Engineering Materials, Unit 1.3 Properties of Engineering Materials. I am Pradeep Muthuria, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज हम चैप्टर में देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। जो पिछला यूनिट था उसमें था इंजीनियरिंग मटेरियल्स कौन कौन से थे, फिर था उनका क्लासिफिकेशन। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, किस किस तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। इस मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, टेक्नोलॉजिकल, केमिकल, मैग्नेटिक, फिजिकल, अलग अलग तरीके की मटेरियल्स की प्रॉपर्टी होती है। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझाइए या फिज़िकल, कई बार थर्मल की भी आती है, केमिकल की भी आती है। तो आपको अलग अलग ये पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस अलग। तो हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल आर दोज विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मटेरियल। जैसे आपके सामने एक कांच का कप रखा है या एक ग्लास रखा है, तो आपने इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, जस्ट उसको देख के बता रहे हो कि ये स्टील का है या लोहे का है या एल्यूमिनियम का है, इसका शेप ऐसा है। तो यहाँ पर वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मटेरियल का कोई भी टाइप या उसका रूप चेंज किए बिना आप उसको देख पाते हो, फिजिकली आप उसको देख पाते हो। तो अब जब देखने वाली चीज़ें कौन कौन सी हो गई? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आर डेंसिटी, कलर, साइज, शेप, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी। ये अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जस्ट देख के बता सकते हैं इसका रंग ये है। जैसे चौक है, अब आप देख के बता दोगे कि पाउडर जैसी भी है, ये सॉफ्ट भी है। डेंसिटी अगर पता है तो चार्ट से देख लीजिए, कैल्शियम की क्या होती है, रंग सफ़ेद है या रंगीन है, वो आप देख सकते हैं। तो डेंसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। तो डेंसिटी किसी भी मटेरियल की मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। उसी डेंसिटी के आधार पर हम देख पाते हैं कि कोई चीज़ किसी से हल्की है या उससे भारी है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी इकाई है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। मास है ग्राम में आएगा या फिर किलोग्राम में ले सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, डिनोटेड बाई रो होता है, रो का साइन है, इसमें पी आ रहा है। यूनिट इसकी देख लीजिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट इन मैनी कैलकुलेशंस बिकॉज मोस्ट डिज़ाइंस आर लिमिटेड बाई इधर साइज और वेट। अब कोई भी मटेरियल लेते हैं आप, उसका या तो उसको वेट से देखेंगे या उसको साइज से देखेंगे, तो उस समय कैलकुलेशन में अपने को हमेशा डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। शेप एंड साइज। डायमेंशन ऑफ एनी मटेरियल रिफ्लेक्ट शेप एंड साइज ऑफ मटेरियल, लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ एट्सेट्रा। किसी भी मटेरियल का, मेटल का जो डायमेंशन है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, वो उसका शेप बताती है कि चीज़ किस शेप की है। ऑल्सो इट डिटरमाइंस स्पेसिफिक रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्फेरिकल और एनी अदर सेक्शन। तो शेप एंड साइज क्या बताता है कि वो चीज़ किस तरीके की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल्स। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल। यहाँ स्पेसिफिक का मतलब, एक ग्रेविटी आपने देखा, लेकिन ये ग्रेविटी दो लोगों के, दो मटेरियल के बीच में हो तो अपन बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो फिर क्या हो जाएगा? यूनिट हट गई, ऊपर नीचे की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए रिलेटिव डेंसिटी। फॉर ग्रेविटी कैलकुलेशन वाटर इज़ कंसिडर्ड एज रेफरेंस सब्सटेंस। कोई चीज़ कितनी भारी है, वो जैसे अपन कहते हैं 0.9, तो 0.9 का मतलब पानी की 1 है, तो उस चीज़ की 0.9 है तो पानी से हल्की हो गई। कोई चीज़ का पानी से 1 से ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगी। पानी से हल्की है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो पानी एक रेफरेंस पॉइंट माना गया है। तो जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म आएगी तो वो आपको ये पता पड़ जाएगा कि ये इन कंपैरिजन टू वाटर मानी गई है। तो वाटर की ग्रेविटी और जिस चीज़ की आप जानना चाहते हैं ग्रेविटी, तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। तो जो बचेगा वो सिंपल विदाउट यूनिटलेस बचेगा, इसलिए अपन कहते हैं इसकी यूनिट नहीं होती। पोरोसिटी ऑफ मटेरियल्स। पोरस का मतलब पोलापन एक तरह का। व्हेन मटेरियल इज मेल्टिंग कंडीशन इट कंटेन्स सम डिजॉल्व गैसेज विद द मटेरियल। जब मटेरियल पिघली हुई अवस्था में होता है उस समय उसमें कुछ गैसें मिक्स होती हैं। व्हेन मटेरियल इज सॉलिडिफाइज दीज गैसेज गेट एवोपरेट एंड लीव बिहाइंड वॉइड्स।
अब जब आप मटेरियल को गर्म करते हैं, जब ये जमता है, जब ये मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, उस समय उसमें गैसें निकलने लगती हैं, और जो गैसें जो उसमें थी अंदर वो बाहर निकलती हैं, लेकिन कुछ गैसें ट्रैप हो जाती हैं, तो वॉइड्स बन जाते हैं अंदर, एक तरह से खोखले गोले बन जाते हैं। पोरोसिटी ऑफ मटेरियल्स रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वॉइड्स इन सरफेस मटेरियल। अब किस में जितने ज़्यादा वॉइड्स हैं उतना ही वो ज़्यादा मटेरियल, मतलब पोरस है, एक तरह का पोला है, क्योंकि उसके बीच में काफ़ी सारे गैप्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, पीछे मैंने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेज। एक यहाँ थोड़ा सा पीछे आप देखिए, ये सब प्रॉपर्टी अपन क्यों पढ़ रहे हैं? आपको कोई मटेरियल छांटना है किसी पर्टिकुलर मशीन को बनाने के लिए, तो आप डिसीजन कैसे लोगे? आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ काम में ले रहे हैं। मान लीजिए आपको बोला कि बॉटल्स बनानी है, तो आप क्या ये नहीं पूछेंगे इन बॉटल में क्या भरना है? क्योंकि पानी भरना है तो आप कोई भी मटेरियल, कोई भी प्लास्टिक ले लेंगे, लेकिन अगर एसिड भरना है तो क्या आप मतलब कोई भी बॉटल लेंगे? नहीं लेंगे। आपको कोई बेस भरना है तो, यानी ज़रूरत कहाँ होती है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जो केवल एसी में रहेगी, नमी आएगी नहीं, तो वहाँ पे आपको आयरन होने की कंपाउंड की चिंता नहीं है। लेकिन अगर कोई कहते हैं कि ये लगातार शिप का पार्ट है, ये पानी में रहेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। कोई पीस है, जैसे कुकर बन रहा है, आपको बर्तन बनाना है तो एल्यूमिनियम काम ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई फ्लाइट में जाने वाली चीज़ बनानी है तो वो फिर लाइट वेट बनानी पड़ेगी। तो इस वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसी आधार पर आप मटेरियल का चयन करते हैं। इसीलिए इसमें एक यूनिट भी आएगी जिसमें अपन कहते हैं मटेरियल सिलेक्शन, तो उस समय ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको किसी दूसरे मटेरियल से रिएक्शन करती हैं, वो पता होना चाहिए। Chemical properties of engineering materials are needed because most of materials when they come in contact with the other substance can react to form new materials। रिएक्शन हो सकता है, कोई नई चीज़ बन सकती है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी है। इट इज़ डिटीरियोरेशन ऑफ मटेरियल बाय केमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट। कुछ वातावरण के ऑक्सीजन से, गैसों से रिएक्शन होता है, जंग लगना उसका एक प्रोसीजर है, तो केमिकल प्रॉपर्टी है जंग लगना। इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जब तक वो केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का, पदार्थ का चेंज नहीं होगा, तब तक आप उस प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं कर पाएंगे। दिस केमिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स पीएच, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, और यूनिक कलर चेंज इन केमिकल रिएक्शन। अब आप देखेंगे केमिकल चेंज का मतलब उसका ऊपर का रंग चेंज हो गया हवा से, धूप से, पानी से, या सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया एसिड के रिएक्शन से। उसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी होती है पीएच, अपन कहते हैं पीएच 7 एवरेज होता है, न्यूट्रल होता है, प्लस माइनस होने पे एसिड और बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर डाइवर्स एंड सो दे आर यूज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। अब थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके के उसके डिफरेंट यूज़ होते हैं। कहीं पर टेम्परेचर माइनस है, कहीं 0 है, कहीं +50 डिग्री है। तो एक ही, जैसे आपने मान लो टायर है, अब टायर जम्मू कश्मीर में भी चलेगा 0 डिग्री पर, और जैसलमेर में भी चलेगा 50 डिग्री पर। तो वो टायर की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा। अब 50 डिग्री पर जैसलमेर में टायर हाईवे पे चल रहा है तो उसका टेम्परेचर हो सकता है 60 डिग्री तक पहुँचेगा, और वही टायर, उसी स्थिति का टायर जम्मू कश्मीर भी जाएगा, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया थर्मल प्रॉपर्टी का पता होना। थर्मल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल विच इज़ रिलेटेड टू इट्स कंडक्टिविटी ऑफ हीट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वो कितना जल्दी हीट को कंडक्ट करता है। जैसे रेफ्रिजरेशन के लिए जालियाँ बनाते हैं पीछे कॉपर की, तो इम्पोर्टेंट है ना वो कितना जल्दी हीट को रेडिएट करेगा। रेडिएटर्स, कार के रेडिएटर, फिन्स होती हैं इंजन में, आपके मोटरसाइकिल पर, तो ये सब क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी की स्टडी है। देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल रेफर टू कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल अंडर थर्मल लोड। दूसरे शब्दों में थर्मल प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि थर्मल लोड आने पर वो मटेरियल किस तरह का बिहेव करेगा, यानी गर्मी आने पर कैसा उस पर असर पड़ेगा। देयर आर डिफरेंट थर्मल प्रॉपर्टीज़ आर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब थर्मल प्रॉपर्टी में टर्म्स कौन कौन सी आती हैं? चालकता, उसमें कितनी चालकता है, कौन सा कितना सुचालक है, कुचालक है। थर्मल एक्सपेंशन, गर्मी आने पर वो मटेरियल कितना एक्सपेंड होता है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर पर उबलता है, कितने पे पिघलता है, उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है, कितने टेम्परेचर पर वो फ्यूज हो जाएंगी मटेरियल आपस में। अब इसमें जैसे आपने देखा पीछे मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट आप सभी जानते हो,
पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच मटेरियल गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई चीज़ पिघल के सॉलिड से लिक्विड में जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट स्टेट्स एज ट्रांजिशन पॉइंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड फेज। मेल्टिंग पॉइंट कौन सी स्टेट है? न तो पूरा पिघला है न पूरा सॉलिड है, तो उसके बीच की स्टेज है जिस समय वो पिघल रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच प्योर मेटल और कंपाउंड चेंजेज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी मेल्टिंग पॉइंट वो तापमान है जिसके ऊपर कोई शुद्ध धातु या यौगिक धातु अपनी अवस्था को ठोस से द्रव में चेंज करती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, वेरी कॉमन। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है कि किसी धातु में से कितना करंट बहता है, जितना ज़्यादा बहेगा उतना उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। वेरियस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर रेजिस्टिविटी, जो विरोध करती है बहने का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सुचालकता, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे वो टर्म हैं जिनकी आपको डेफिनेशन ढूंढनी हुई है। आप उसको नेट से देखिए, बुक में देखिए, ये जस्ट जानकारी के लिए आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मटेरियल। रेजिस्ट का मतलब विरोध, तो वो प्रॉपर्टी जिसमें से मटेरियल अपने अंदर करंट बहाए जाने का जो विरोध करता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इट गिव्स एंड टेक ऑफ कंडक्टिविटी। इट इज़ गिव एंड टेक ऑफ कंडक्टिविटी। अगर बिजली आराम से बह रही है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कम है तो उसकी कंडक्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी वैल्यूज़ आर रिपोर्टेड इन माइक्रो ओम सेंटीमीटर यूनिट्स। जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट माइक्रो ओम होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है दूसरा? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विथ अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू मटेरियल। सॉरी, शायद हो गया है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर ऑफ हाउ वेल मटेरियल अकोमोडेट्स मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। उसका दूसरे शब्दों में उसको बोला है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना आराम से अकोमोडेट कर सकती है, वो उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। इट इज़ रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये कंडक्टिविटी को अपन एक फॉर्मूले के रूप में लें तो डेंसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो इलेक्ट्रिकल का फील्ड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी सिंस वैल्यूज आर अफेक्टेड बाई सच थिंग्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज सारी चीज़ों में आप देखिए एक सेल से भी बहुत बड़ी लाइट जलती है, तो वो कितना इजी फ्लो है कि सेल का 1.5 वोल्ट भी उस पूरी लाइट को जला रहा है। इसलिए देयरफॉर कंडक्टिविटी इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग प्योरिटी ऑफ वाटर, चेकिंग फॉर प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स एंड इंस्पेक्टिंग फॉर हीट डैमेज इन सम मटेरियल्स। ये कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पानी की प्योरिटी चेक करनी है, वो पानी कितना कंडक्टिव है, उसमें कितना आयनाइजेशन है। हीट ट्रीटमेंट मटेरियल्स का उस समय कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। कोई हीट से कितना डैमेज हो रहा है मटेरियल, वहाँ भी कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। देन वी कम टू डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड एट हाई वोल्टेज। अब आपने देखा होगा जो आपके खेतों में से लाइन जाती है उसमें वो सेरामिक के वो लगे होते हैं जिसमें तार लटका होता है, तो उसका कितना हाई वोल्टेज को सहन करने की क्षमता है। तो हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की चीज़ें का मतलब उसके अंदर बहुत तेज़ वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज को वो सहन कर सकती है वो चीज़। यूजुअली इट इज़ स्पेसिफाइड फॉर इंसुलेटिंग मटेरियल टू रिप्रेजेंट देयर ऑपरेटिंग वोल्टेज। इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में ये काम आती है ये वाली प्रॉपर्टी। विच मटेरियल हैविंग हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैन विथस्टैंड एट हाई वोल्टेज। जिस मटेरियल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी वो हाई वोल्टेज पे विथस्टैंड कर सकता है, रह सकता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये सब इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी चल रही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंडिकेट्स चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल विद चेंज इन टेम्परेचर। अब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये वो चीज़ है जो ये बताती है कि मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंजेस विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब कोई भी कंडक्टर आप ले लो, उसमें अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो अलग रेट का है, और जैसे ही उसको गर्म करेंगे उसके एटम डिस्टर्ब होंगे, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, उसमें करंट फ्लो स्लो हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की स्टडी है।
कई बार आप ऐसी चीज़ें बना देंगे जो गर्मी में काम आएंगी, हीटिंग में काम आएंगी, तो आप देखेंगे इसमें तो बड़े आराम से करंट बह रहा था, कोई लॉस ही नहीं था, कोई तार हीट नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये हीट वाली सिचुएशन में गया तो पता पड़ा कि उसने करंट को स्लो कर दिया। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी काम की हो गई। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल इंडिकेट्स चेंज इन रेजिस्टेंस। देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और क्या है, जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यूज़ आर रिपोर्टेड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक नॉर्मली माना जाता है कि 20 डिग्री पर कितनी कंडक्टिविटी है, फिर उससे ऊपर नीचे इसको लेते हैं। दिस इज़ डन बिकॉज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। ये दोनों ही चीज़ें, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, विरोध करना और कितना आराम से लाइट का बहना, ये दोनों ही चीज़ें टेम्परेचर पर डिपेंड है। इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दस कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अक्सर लगभग मटेरियल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिड्यूस होती जाती है। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, इफ़ लिंक फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स इज हीटेड ए स्मॉल वोल्टेज ऑफ मिली वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड। आपने देखा होगा कि वो जो छोटे छोटे से वो थर्मोस्टेट या डायोड्स, ट्रायोड्स, इसमें जब एक इनको दो मेटल पास पास हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके ऊपर उनमें स्मॉल मिली वोल्ट आपस में बनने लगता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिना बिजली बहाए केवल हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान शुरू हो जाता है और उसमें एक मिली वोल्ट जनरेट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट हो गई। लास्ट आती है दिस इफेक्ट फॉर्म्स बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल्स एंड सम टेम्परेचर बेस्ड ट्रांसड्यूसर्स। जो बहुत सारे आजकल ट्रांसड्यूसर्स और थर्मोकपल्स लगभग हर चीज़ में काम आते हैं। इलेक्ट्रिक जो जितनी भी चीज़ें ऑटो कट ऑफ होती हैं वो क्या है, थर्मोकपल्स हैं, ट्रांसड्यूसर्स हैं, जिसमें कि एक टेम्परेचर आती है वो चीज़ ऑटोमेटिक उसको उस कनेक्शन को हटा देती है। दिस कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब मिली वोल्ट में वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं जहाँ पे चाहिए वहाँ। टू मेजर टेम्परेचर एंड टू मेजर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो दिस कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये थर्मो इलेक्ट्रिसिटी टेम्परेचर मेजरमेंट में भी काम आ सकती है। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट हुई, इसका मतलब टेम्परेचर कितना बड़ा होगा, रिवर्स चीज़ होगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि बाकी प्रॉपर्टी पर नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। तो आपने देखा कि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैग्नेट जिसमें आप कितना वोल्टेज सह सकती है वो चीज़, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो गई पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड की चीज़ें हैं सारी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विरोध करना, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हैं। तो एक तो अपन ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एक मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये आज ये इतनी बहुत है। वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।